हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस हिस्ट्री क्लास में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि जो पुर्तगाली भारत में आए थे तो उनका क्या इतिहास रहा और क्यों उनका पतन हो गया था। तो उस चीज़ को हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला ये है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आते हैं और इनका उद्देश्य क्या होता है और इनका पतन कैसा होता है और इनका जो व्यापारिक संबंध है किस किस से देश से ये संबंध रखते हैं। तो इन सभी को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको डच भाषा में वरिंगदे ओस्टिंडे कंपनी कहा जाता है, अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो वीओसी। तो इसको वीओसी से हम लोग देखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसको डच भाषा में वरिंगदे ओस्टिंडेचे कंपनी ऐसे बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी वीओसी जो है, ये दुनिया का मतलब ये बहुराष्ट्रीय यानी मल्टीनेशनल कंपनी था। ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी ऐसे ये था, पहला ऐसा कंपनी था डच ईस्ट इंडिया की कंपनी, और ये एक बहुत बड़ा कंपनी था। इसका उस उद्देश्य बस इतना था कि ये एशिया में अलग अलग जो देश हैं, जैसे इंडोनेशिया हो गया, इंडिया हो गया, चीन हो गया, श्रीलंका हो गया, तो इनमें जाकर, इन देशों में जाकर अपना व्यापार करे और वहां पर अपना सैन्य ताकत दिखाए। तो बस इसका उद्देश्य यही था कि व्यापार करने का, सैन्य ताकत दिखाने का, जो राजनीतिक संबंध है, सैन्य ताकत है, वहां पर जाकर बनाने का। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दिया गया था। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो इसका उद्देश्य क्या था, स्थापना कब हुई थी, ये इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो इसका देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे वीओसी से। तो ये ध्यान रहे, वीओसी का जो स्थापना है ये होता है 20 मार्च 1602 को, यानी ये 17वीं शताब्दी में ये कंपनी को स्थापित किया गया था। 1602 में ये नीदरलैंड्स, जिसको क्या बोला जाता है, ये हॉलैंड भी इसको बोला जाता है, नीदरलैंड्स में स्थापित किया गया था। इसका जो मुख्यालय था वो एम्स्टर्डम में था। एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय था, जो कि ये नीदरलैंड में है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, मतलब ये किस उद्देश्य से ये भारत में आए या एशिया में ये जाकर अलग अलग देशों में ये व्यापार करना चाहते थे। तो इनका देखिए उद्देश्य ये था कि ये एशिया में जाकर, जैसे मसाला हो गया, रेशम हो गया, सूती वस्त्र हो गया, कपड़ा चाय, इन सब चीज़ों का ये जाकर व्यापार करना इनका काम था। इनका देखिए, पुर्तगाली और जो पुर्तगाली हो गए, ब्रिटिश हो गए, तो इनका देखिए इन कंपनियों से, जैसे पुर्तगाली हो गए, ब्रिटिश हो गए, इन कंपनियों से इनका वर्चस्व बड़ा होना चाहिए। इनका वर्चस्व, व्यापारिक वर्चस्व बड़ा होना चाहिए। इनका पुर्तगालियों का, जो पुर्तगाली हो गया, ब्रिटिश हो गया, तो इनका जो व्यापारिक था, बिजनेस था, इनको तोड़ना था, कि मतलब इनका जो, इनसे ऊपर जाना था। तो इन लोगों में ये इस चीज़ को लेकर होड़ मच गई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो इनका बस उद्देश्य यही था कि एशिया में जाकर ऐसे जो अन्य देश हैं, कंट्री हैं, उन पर जाकर अपना सैन्य ताकत दिखाएं, अपना अधिकार जमाएं, और वहाँ पर जो व्यापारिक संबंध है सबसे ज़्यादा पुर्तगालियों से और ब्रिटिशर से सबसे ज़्यादा ये इनकी ऊपर होनी चाहिए। तो इनका उद्देश्य बस यही था। अब इनकी जो व्यापारिक गतिविधियाँ हो गई, इनको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इनकी सबसे पहला जो केंद्र था, व्यापारिक केंद्र, जैसे इंडोनेशिया हो गया, मैं इंडो से यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इंडोनेशिया समझिएगा। इंडोनेशिया के जैसे जावा हो गया, जावा जगह है, जावा, बाडुंग हो गया, बताविया, जैसे बताविया को अब जकार्ता भी बोलते हैं, बताविया को क्या बोलते हैं, जकार्ता भी बोलते हैं। तो इनका ये वीओसी का मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा ये अड्डा था, व्यापारिक अड्डा था इंडोनेशिया में। ये इंडोनेशिया कंट्री की बात हो रही है, जावा हो गया, बाडुंग हो गया, जकार्ता हो गया, तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा ये अड्डा था। अब भारत में इसको देखते हैं, तो भारत में इसका कहाँ अड्डा था, जैसे इंडिया में इसका कहाँ अड्डा था, तो जैसे सूरत हो गया, कोच्चि हो गया, पांडुचेरी हो गया,
नागपत्तनम हो गया, बंगाल हो गया, बंगाल हो गया। तो ये सब व्यापारिक इसका ठिकाना था। इंडिया में इसका व्यापारिक ठिकाना सूरत हो गया, कोच्चि, पांडुचेरी, बंगाल, नागपत्तनम। तो ये व्यापारिक ठिकाना इसका केंद्र कहाँ था? यहाँ पर था। अब हम लोग देखते हैं कि श्रीलंका में ये कहाँ पर जाकर बनाया था। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में यह जैसे श्रीलंका में इसकी जो गतिविधियां थी वो थी दालचीनी की। सबसे ज़्यादा ये दालचीनी श्रीलंका में एक्सपोर्ट करती थी, इंपोर्ट करती थी, वहाँ पर व्यापार करती थी। मसाला हो गया, तो सबसे ज़्यादा श्रीलंका में क्या था? दालचीनी का हो गया, मसाला का हो गया, तो इसका व्यापार सबसे ज़्यादा चलता था। जापान में भी इसकी बात करें तो ये जापान में भी जाकर फैल गए थे, बस गए थे। तो जापान का जो नागासाकी है, नागासाकी नागासाकी जगह, उन पर डच्चों का व्यापारिक अनुमति थी 17वीं शताब्दी तक। तो व्यापार करने की अनुमति मतलब जापान में भी नागासाकी की जगह पर इनको मिल गई थी। आज चीन में बात करें तो चीन में भी ये जाकर बस गए थे, जिनमें सिल्क का व्यापार करते थे। सिल्क हो गया, चीनी मिट्टी के बर्तन हो गया, चीनी मिट्टी के बर्तन हो गया, तो उन सब चीज़ों का ये व्यापार जाकर चीन में करते थे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो राजनीतिक और सैन्य शक्ति है, तो थोड़ा इसको भी हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। राजनीतिक और सैन्य शक्ति, राजनीतिक और सैन्य शक्ति को थोड़ा देखते हैं। तो वीओसी जो है सिर्फ एक व्यापार ही नहीं करती थी, ये इसमें राजनीति में, पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ बढ़ाती थी, और जो आर्मी है, सैन्य शक्ति है, इसमें भी अपना काम करती थी। मतलब एक तरह से बोले तो ये अपना एक साम्राज्य की तरह काम करती थी। इनका एक अलग ही साम्राज्य था। मतलब ये इनके पास आर्मी थी, ये किलाबंदी। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया गया था तो उनका उद्देश्य ये भी रखा गया था कि जब आप दूसरे देश में जाइए तो अपनी आर्मी रखिए, किलाबंदी करिए, और वहां पर जाकर खुद का सिक्का चलाइए। सिक्का मतलब खुद का सिक्का ढालने की अनुमति इनको मिला था। मतलब ये टकसाल, मतलब खुद का टकसाल लगाते हैं। टकसाल वो एक ऐसा एक चीज होता है जिसमें सिक्का ढाला जाता है, मेटल को गलाकर उसमें सिक्का बनाया जाता है। तो उस चीज को ये इनको अनुमति मिल गई थी कि आप खुद का टकसाल लगा सकते हैं, सिक्का ढाल सकते हैं। और युद्ध करने की भी अनुमति इनको मिली थी कि ये युद्ध करके अपना वर्चस्व को बढ़ा सकते हैं। युद्ध करते थे, संधियां करते थे, ये संधि करते थे, और दूसरे देशों के साथ एम्बेसडर अपना भेजते थे। मतलब राजनयिक संबंध ये स्थापित करते थे। राजनयिक संबंध स्थापित करते, यानी अपना राजदूत भेजते थे। तो ये मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक, ये बोल सकते हैं कि बहुत होशियार कंपनी थी, काफ़ी स्मार्ट था ये कंपनी। इनकी आर्थिक ताकत की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें इनकी आर्थिक के, तो ये शेयर बाजार में पहली बार सूचीबद्ध कंपनी थी। शेयर बाजार की पहली सूचीबद्ध, यानी वीओसी दुनिया की पहली ऐसी कंपनी थी जिसे आम जनता ने शेयर बेचे। तो ये आम जनता ने भी इसका शेयर बेचे थे। इसका एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना एक आधुनिक पूंजीवाद की शुरुआत माना जाता है। तो सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक जैसे एक्सचेंज में ऐसे लिस्टेड किया गया था। जो आज के टाइम में शेयर बाजार में बहुत सारी कंपनियों को आपने देखा होगा कि लिस्टेड हुए, जैसे अंबानी, अडानी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो लिस्टेड होती हैं शेयर बाजार में। ठीक वैसे ही उस टाइम में ये अपना शेयर बेचती थी, खरीदती थी। इनका जो मुख्यालय था वो एम्स्टर्डम में। तो उनका जैसे अभी मुंबई एक्सचेंज स्टॉक होता है, वैसे ही इसका जो होता एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, तो इसका नाम था एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, जो लिस्टेड हुई थी। और ये दर्शाता है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री में ये एक ऐसा कंपनी था कि जो आज के टाइम में भी ये वो उसको पूंजीवाद की शुरुआत माना जाता है। ठीक है, एक समय में ये कंपनी इतनी अमीर थी कि इसका मूल्य आज की तुलना में 7 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक था। मतलब ये कंपनी इतनी अमीर कंपनी थी कि जो आज की तुलना में अगर कंपेयर करें इसको आज की तुलना में, यानी 2025 में इसकी तुलना करें तो आज के 7 ट्रिलियन
डॉलर, $7 ट्रिलियन की मतलब से भी, मतलब इससे भी अधिक था। केवल ये एक अनुमान लगाया गया है। मतलब उस समय सोचिए कि ये कितना अमीर कंपनी था। अब इसकी बात करें कि ये किस से मतलब ये टकराव लेता, संघर्ष करता था, युद्ध करता था। ये कंपनी थी, कंपनी देखिए, ये कंपनी कंपनी ही नहीं थी, ये अपनी खुद की एक सैन्य शक्ति भी रखती थी, पावर भी रखती थी। जैसे आर्मी बनाना हो गया, सिक्का ढालना हो गया। तो ये कंपनी कंपनी नहीं थी, ये सोचिए अपने आप में एक साम्राज्य चलाती थी। तो उस टाइप के मतलब जब आप साम्राज्य चला रहे हैं अपना खुद का, तो कहीं ना कहीं दूसरों से भी टकराव होगा, युद्ध होगा, कॉम्पिटिटर आएंगे मार्केट में। अगर व्यापार कर रहे हैं तो ठीक वैसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी के भी कॉम्पिटिटर आ गए, उनसे भी युद्ध हुआ। तो वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जो वीओसी है, जिसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं, तो इसका जो टकराव हुआ था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराव हुआ था। इसका पुर्तगालियों से भी टकराव हुआ था। किसे? पुर्तगाली से। तो पुर्तगालियों से भी इनका टकराव, संघर्ष हुआ था। देखिए, भारत में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये कंपनी के बीच में कई बार युद्ध होता, मतलब संघर्ष होता है। और लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी थी वो प्रभावशाली, मतलब आगे बढ़ती गई, इनका वर्चस्व धीरे धीरे ये बढ़ता गया और डच ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त होती गई। ठीक है। तो क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा शक्तिशाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनके पास वो ताकतें थीं जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं थी। लेकिन जब इनका बार बार ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध होता गया, तो इसका जो वर्चस्व है ये खत्म होता गया और आगे बढ़कर कौन उभरता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। अब देखते हैं कि इसका पतन कैसे होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पतन है, मतलब समाप्त कैसे हुआ। तो 18वीं शताब्दी में जो वीओसी का प्रशासन है वो भ्रष्ट और अकुशल होता चला गया। क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया, अयोग्य हो गया, अकुशल हो, उसमें कोई स्किल नहीं रहा। 18वीं शताब्दी तक जाते जाते लगातार युद्ध हुआ, घूसखोरी हुआ। इसमें घूसखोरी की मतलब सीमा बढ़ती गई, जो प्रशासनिक खर्च हैं, जो सरकारी खर्च था इसका, वो भी बढ़ता गया। व्यापार में इसका गिरावट आने लगा। व्यापार में क्या होगा? गिरावट आने लगा। गिरावट आने के कारण इसमें बहुत घाटा होने लगी, कंपनी क्या घाटा में जाने लगी। इसलिए जो इसका पतन हो गया, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और 1799 में ये डच सरकार ने वीओसी कंपनी को भंग करके, मतलब खत्म करके, इसकी सारी संपत्ति भंग करके, जो इसकी सारी संपत्ति है सरकार ने अपने अधीन ले लेती है। सरकार क्या कर लेती है? सरकार इसको अपने अधीन, संपत्ति को अपने अधीन ले लेती। कंपनी की जितनी संपत्ति होती है, सरकार डच ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति को डच सरकार ने अपने अधीन ले लेता है। तो इस प्रकार डच ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण पतन हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इसकी विरासत की बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की विरासत की बात करें तो इसका उपनिवेशवाद की राह खोली थी। ये पहले उपनिवेश की रास्ता दिखा दिए थे। उपनिवेशवाद की मतलब ये व्यापार करने की रास्ता दिखा दिए थे, जो एशिया में यूरोपियों का प्रभाव बढ़ता गया। यूरोपियों का प्रभाव कहाँ पर बढ़ता गया? एशिया में बढ़ता चला गया। क्योंकि इनको जो एक रास्ता है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय, ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी थी और इनका उद्देश्य व्यापार करना था। तो ये जब बीच बीच में कॉम्पिटिटर आए तो ये देखें कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे काम करती है, व्यापार कैसे करती है, इतना आगे कैसे बढ़ रही है। तो एक प्रकार से बोले कि ये एक रास्ता खोल दिया था व्यापार करने का, उपनिवेशवाद को बढ़ाने का। तो इससे इसका तो धीरे धीरे कॉलोनियल सिस्टम नीचे चला गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी के, और ये पूरी तरह एक समय पर आते आते ये खत्म हो गया। 1799 में ये खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद कई और सारे भी आए, इनके बताए रास्ते पर वो भी चलने लगे। जैसे इंडोनेशिया पर डच नियंत्रण लगभग 300 साल तक ही रहा। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो डच का जो शासन रहा उस पर, मतलब व्यापार करने का, तो केवल 300 साल तक ही रहता है। उसके बाद वहां पर भी ये समाप्त हो जाता है। पूंजीवादी की बात करें तो पूंजीवादी हो गया, शेयर बाजार हो गया और मल्टी नेशनल
मल्टीनेशनल बिजनेस हो गया, इसमें ये इसका विकास करने में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत बड़ा हाथ होता है। विकास करने में तो इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। हाथ बोले तो इसकी जो भूमिका है, योगदान होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और इसी के बताए रास्ते पर और भी कंपनियां आती चली गईं, भारत में व्यापार करने लगीं या एशिया में व्यापार करने लगीं। तो जो आधुनिक कंपनियों की कॉरपोरेट ढांचा है, इसी कंपनी की नींव से पड़ती है। जो आधुनिक आज के टाइम में जो कंपनियां हैं या उस टाइम में, मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए तो उस टाइम की जो कंपनियां आती थी, वो बोले तो डच की जो बनाए रास्ता है, एक नींव रखा था डच कंपनी ने, उस नींव पर और भी कंपनियां आती चली गईं और व्यापार करने लगी। तो कंपनियां, डच ईस्ट इंडिया कंपनी तो समाप्त हो गया, लेकिन उसके बताए रास्ते पर और भी कंपनी, जैसे कि कौन सी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। तो इनके बताए रास्ते पर ये चलती थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आज के टॉपिक में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग देखें, अगर इसमें से कुछ पॉइंट अगर छूट भी जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे किसी और टॉपिक के साथ, और इसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री का अगला चैप्टर है उसको फुल डिटेल्स में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।